साल था 2026, अप्रैल का महीना। दुनिया ना एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध के बिल्कुल कगार पर खड़ी थी। एक ऐसा युद्ध जो शायद सब कुछ बदल के रख देता। और जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट से। एक पोस्ट जिसने दुनिया भर की सरकारों में हड़कंप मचा दिया था। ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति के। और ईरान के खिलाफ दी गई ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये इतने गंभीर शब्द थे कि दुनिया भर के नेता, बड़े बड़े एनालिस्ट्स सब बस एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये एक न्यूक्लियर अटैक का इशारा था? तो आज के इस पूरी पड़ताल में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थीं, एक के बाद एक, जिन्होंने दुनिया को इतने खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की उस आखिरी धमकी से काफी पहले ही ये लड़ाई एक भयानक मानवीय कीमत वसूल चुकी थी। ये सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं था, नहीं, ये उन हजारों लोगों की कहानियां थीं जिनकी दुनिया, जिनकी जिंदगियां उजड़ रही थीं। 28 फरवरी, जब से ये लड़ाई शुरू हुई, 50 से भी ज्यादा दिनों में 7,000 से ज्यादा परिवार तबाह हो गए। सोचिए, 7,000। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों टूटे हुए सपनों की, बर्बाद हुई जिंदगियों की एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें जंग की असली भयानक तस्वीर दिखाते हैं। लेबनान और ईरान दोनों में 2-2 हजार से ज्यादा जानें गईं। और ऐसा नहीं कि असर सिर्फ वहीं था, इजराइल और अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हर एक मौत अपने आप में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? ताकि एक पूरे देश के लोगों को अमानवीय दिखाया जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो यहां तक चेतावनी दे दी कि भाई इसे एक तरह से नरसंहार की धमकी के तौर पर देखा जा सकता है। और फिर इसी सोच का सहारा लेकर आम लोगों के घरों पर, अस्पतालों पर जो हमले हुए, उन्हें सही ठहराने की कोशिश की गई। चलिए, अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा मिलिट्री ऑपरेशन होता है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने सियासी दावों की पूरी पोल खोलकर रख दी और टेंशन को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया। यहां पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन जमीन पर असलियत बिल्कुल अलग थी। अमेरिकी सेना एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही थी और ईरान में एक अमेरिकी फाइटर जेट का गिरना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। जरा उस अकेले अमेरिकी पायलट की हालत के बारे में सोचिए। अपने प्लेन से कूदने के बाद वो 24 घंटे से भी ज्यादा दुश्मन की जमीन पर कहीं छिपा हुआ था। वो घायल था, फिर भी किसी तरह 7,000 फीट ऊंचे एक पहाड़ की दरार तक पहुंचा और वहां से सिर्फ 3 शब्दों का एक मैसेज भेजा। उसकी जिंदगी सचमुच दांव पर लगी थी। और फिर उसे बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया, वो कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कई स्टेज वाला मिशन था। पहले तो CIA ने ईरानी सेना का ध्यान भटकाने के लिए झूठी खबरें फैलाईं और उसके बाद सैकड़ों स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने दुश्मन की सीमा के अंदर घुसकर इस बेहद खतरनाक मिशन को पूरा किया। लेकिन ये जो सफल रेस्क्यू मिशन था ना, इसकी भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका को अपने कई प्लेन और हेलीकॉप्टर गंवाने पड़े। उन्हें वहीं पर नष्ट करना पड़ा ताकि वो दुश्मन के हाथ न लग जाएं। अब ये फुल कंट्रोल वाले दावों से तो बिल्कुल ही मेल नहीं खाता था, है ना? और फिर अचानक डिप्लोमेसी ने एक उम्मीद जगाई। ऐसा लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उम्मीद की किरण जितनी तेजी से जली थी ना, उतनी ही तेजी से बुझ भी गई। दुनिया ने लगभग मान लिया था कि अब तो जंग होकर ही रहेगी। बस सब इंतजार कर रहे थे। तभी डेडलाइन खत्म होने से ठीक 90 मिनट पहले पाकिस्तान की वजह से 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हो गया। बस उस एक ऐलान ने दुनिया को तबाही के मुंह से वापस खींच लिया। पाकिस्तान जो इस डील को करवा रहा था, उसके बयान में ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये सीज फायर लेबनान समेत सभी देशों पर लागू होगा, सब सुरक्षित रहेंगे। इस बात से माहौल में वाकई एक उम्मीद की लहर दौड़ गई थी। लेकिन ये उम्मीद कुछ ही घंटे टिक पाई। अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया, कहा हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। और इसके ठीक बाद इजराइल ने लेबनान पर 100 से भी ज्यादा हवाई हमले कर दिए। बस तभी यह साफ हो गया कि यह समझौता शुरू से ही कितना खोखला था। तो इस्लामाबाद में जो पीस टॉक्स चल रही थीं, 21 घंटे चलीं, लेकिन आखिरकार फेल हो गईं। और सबसे बड़ी वजह, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर असहमति। अमेरिका कह रहा था कि ईरान 20 साल के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे। वहीं ईरान सिर्फ 5 साल के लिए राजी था।
और बस यही वो फासला था जो भरा नहीं जा सका। तो जब बातचीत का रास्ता बंद हुआ तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक निकले। दुनिया का एक सबसे जरूरी ट्रेड रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो अब दो दुश्मन ताकतों के लिए एक नया जंग का मैदान बन गया। अब इसकी वजह से समंदर में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सिचुएशन बन गई। जरा सोचिए, एक ही सड़क पर दो अलग अलग ट्रैफिक पुलिस वाले अपने अपने नियम चला रहे हैं। ईरान अपने दुश्मन देशों के जहाज रोक रहा था, पर चीन जैसे दोस्तों को जाने दे रहा था। और अमेरिका, वो हर जहाज को रोकने की कोशिश में था, चाहे वो किसी का भी हो। नतीजा, दुनिया का पूरा ट्रेड एक भयानक जाम में फंस गया था। इस लड़ाई में कितना कंफ्यूजन था इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ईरान ने अचानक अपनी पॉलिसी ही बदल दी। एक दिन ऐलान किया कि रास्ता सबके लिए खुला है, तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे आ गईं, और ठीक अगले दिन फैसला पलट दिया, रास्ता फिर से बंद, और तो और जहाजों पर फायरिंग भी शुरू कर दी, कीमतें फिर से आसमान पर। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि संकट की जो हालत है वो बहुत ही नाजुक है, अभी तक कुछ भी सुलझा नहीं है, और कई खतरे अभी भी सिर पर मंडरा रहे हैं। तो आज की तारीख में स्थिति क्या है? बेहद कॉम्प्लेक्स। एक तरफ अमेरिका ईरान का सीज़फायर खत्म होने की कगार पर है, दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान के बीच एक अलग टेम्परेरी शांति है। और इसी बीच इजराइल के अपने कुछ एक्शन टेंशन को और बढ़ा रहे हैं। मतलब जो असली जड़ है समस्या की, वो अभी भी वहीं की वहीं है। ये पूरा संकट हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इस उलझी हुई दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब सीज़फायर टूट रहे हों, जब दोस्त देश अपनी अपनी मनमानी कर रहे हों, और जब किसी का क्लियर कंट्रोल ना हो, तो एक सवाल तो मन में उठता ही है, क्या वाकई कोई भी इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, या सब कुछ बस ऐसे ही चल रहा है?